किसान आंदोलन का 17वां दिन। मौसम ने करवट ली। बारिश हो या सर्द हवाएं, किसानों का डेरा जहां का तहां, जस का तस बना हुआ है। टकराव जारी है। किसान ने कहा कि सरकार हमें टरका रही है। आंदोलन के पीछे पास या फेल का खेल। आखिर इसके पीछे क्या है सियासत को लेकर मचा बवाल। तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार किसानों को बातचीत का न्योता भी दे रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने भी आज कहा कि किसान कानून किसानों के हित में है और केंद्रीय कृषि मंत्री भी यही बात बार बार दोहरा चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि सरकार किसानों से एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार है, मगर किसान आंदोलन और तेज कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें। आज भी किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन किया और कई जगह टोल नाकों को फ्री कर दिया। देखिए कैसे गुरुग्राम, हांसी, करनाल, शंभू बॉर्डर, लखनऊ और आगरा में किसानों ने प्रदर्शन किया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें आज के किसान आंदोलन की। गुरुग्राम, हांसी, करनाल, शंभू बॉर्डर, लखनऊ और आगरा। सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है, लेकिन 2020 के इस साल ने सभी को मात दे दी है। इतने उतार चढ़ाव से देश गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन इससे भी सबसे अच्छी बात रही है, जितनी तेजी से हालत बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री कह रहे थे किसानों के हित के लिए हैं नए कानून। अब सुनिए अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने आखिर क्या कहा। सरकार कुछ भी बोल सकती है। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कानून रद्द कराने की, आप बोलते हैं कि कानून रद्द प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं होंगे। 7 साल में सरकार चल रही है, उन्होंने जो भी कानून बनाया कभी पसा मुड़ के नहीं देखा, चाहे धारा 370 होए, चाहे नागरिकता के सवाल पर होए। पर किसानों का जो साझा संघर्ष है, जिस संघर्ष के सिट्टे किसानों की बातचीत करके सरकार को मानना पड़ा कि इन बिलों में नुक्स है, किसानों के खिलाफ जाते हैं। अब वो संघर्ष के दबाव थले उन्हें इस कानून को, तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। हम इस उम्मीद से हैं और संघर्ष को इस उम्मीद से लड़ रहे हैं। जो सरकार ने 7 सालों के किसी साथ बात नहीं की,
वो किसानों से बात करती है। एक कानून 3 रद्द होंगे, किसान रद्द करके इन कानूनों को जाएंगे। जी हाँ, आपने किसानों की भी बात सुनी। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। मेरे अपने सहयोगी भी हैं जो ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि आखिर 12 हो गई, अब 14 का क्या। आपके अपने टीवी स्क्रीन पर, जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आपके टीवी स्क्रीन पर चरण सिंह सप्रा साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे वयोवृद्ध पैनलिस्ट जो लगातार हमेशा देश के सवाल के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ किसान नेता और विद्वत ऐसे पुष्पेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। और मेरे अपने सहयोगी सुमित दुबे टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं आप सबके पास आऊं, सीधा आपको लिए चलता हूं टिकरी बॉर्डर, मेरे सहयोगी सुमित दुबे के पास। सुमित, 12 हो गई, 14 का क्या होगा? जी देखिए मनीष जी, 12 तारीख का आज का उनका कॉल दिया हुआ था टोल नाकों को फ्री कराने का और जयपुर हाईवे को बंद कराने का। जयपुर हाईवे तो बंद नहीं हो सका, लेकिन 14 से पहले 13 तारीख को यानी कि कल भी कोशिश की जाएगी जयपुर हाईवे को, जयपुर दिल्ली हाईवे है उसको बंद कराने की। ये किसानों की तरफ से सबसे पहला कॉल दिया गया था इस हाईवे को बंद कराने का, लेकिन वो बंद आज नहीं हो सका। अब कल फिर दोबारा से इसको बंद कराने की कोशिश की जाएगी। 14 तारीख को हर जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को घेराव किया जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर जहां मैं मौजूद हूं, वहां का भी एक दृश्य दिखाता हूं अपने दर्शकों को। तो देखिए ये वो बॉर्डर है जहां कई दिन से किसान डटे हुए हैं। आज यहां हल्की सी बारिश हुई और ठंड भी बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद किसानों का जो डिटर्मिनेशन था वो कम नहीं हुआ। और यहाँ एक जो मंच लगा हुआ था जिस पर अभी ऊपर ये टेंट लगा दिया गया है, ऊपर इस पर त्रिपाल जैसी लगा दी गई है चीजें। ये देखिए ये असर है ठंड का, क्योंकि आज ठंड जब यहाँ पर बढ़ी और उसके बाद इस मंच को और ज्यादा तरीके से तैयार किया जा रहा। तो अभी इस समय यहाँ प्रिपरेशन चल रही है इसको तैयार करने की। और उसके थोड़ा सा आगे ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। यहाँ पर देखिए ये लगातार एक हफ्ते से ज्यादा 10 दिन के आसपास का वक्त हो गया है। ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उसके जवान यहाँ पर तैनात है। ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग के उस ओर किसान है और इस ओर जवान है। ये स्थिति है इस वक्त टिकरी बॉर्डर की, जो कि पिछले कई दिनों से ऐसी ही बनी हुई है और आगे भी जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक ऐसे ही बनने की इसकी आशंका है। क्योंकि न तो किसान पीछे हटने को तैयार है, उनका कहना है कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए, और सरकार भी अभी तक ये स्पष्ट कर चुकी है किसानों से कि वो बातचीत जरूर करेगी लेकिन बिलों को वापस नहीं लेगी, उस पर संशोधन करेगी। तो ये जो असमंजस की स्थिति, ये जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और किसान भी उसी रिजॉल्व के साथ यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हालात है जी सुमित, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब। जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से और किसान नेताओं ने भी कहा है कि 14 तारीख को किसान भूख हड़ताल करेंगे। जी हाँ बिल्कुल मनीष, 14 तारीख का जो प्लान है उस प्लान में पहले ये शामिल नहीं था, लेकिन आज ये शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा कि 14 तारीख को अनशन भी किया जाएगा एक दिन का। तो यानी 14 तारीख को जो इवेंट जो किसान नेताओं ने प्लान किया है, हाँ पूरे देश भर में जिले की जो कलेक्ट्रेट्स है उनका घेराव किया जाएगा, बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका घेराव किया जाएगा और भूख हड़ताल भी की जाएगी। ये प्लान अभी तक रणनीति खुलासा किया गया और कल 13 तारीख को जयपुर हाईवे को बंद करने की कोशिश की जाएगी। ये रणनीति अभी तक किसान नेताओं की सामने आई है। जी सुमित, आप टिकरी बॉर्डर से हमें तमाम जानकारी दे रहे थे और किसान आंदोलन को लेकर न केवल टिकरी बॉर्डर बल्कि अलग अलग जगहों पर इंडिया न्यूज की निगाहें टिकी हुई है। वहां की हर हलचल आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज और देश के सवाल की टीम प्रतिबद्ध है। आइए हम चलते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि नए कानूनों से किसानों के अच्छे दिन आएंगे। हालात देखकर बॉर्डर पर किसानों के हाल जो देख रहे हैं उससे नहीं लगता कि अच्छे दिन आएंगे। अवस्थी जी, आज तक किसी ने किसानी क्षेत्र के बारे में कभी सोचा नहीं है। पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में विस्तृत नीति बनाई है और पंजाब में इस बार ही 100 मंडियां और बढ़ी हैं पैडी के लिए। तो
कोई ये कह नहीं सकता कि पंजाब हरियाणा में एक भी ग्रेन जो दाना है वो कम कीमत पे खरीदा गया है। ये भ्रम और डर से पैदा हुआ आंदोलन है, जिसको भ्रम पैदा करने की बात ये कहते हैं सुनील जाखड़ जी, जो पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। कल का उनका बयान देख लीजिए, वो कहते हैं कि हमने लोगों को जागृत किया। जागृत नहीं किया, भ्रम में डाला। अकाली दल जून से सितंबर तक इन बिलों के एक गुण गा रहा था और उसके बाद समरसॉल्ट कर गए, उनको मालूम होगा। इकबाल जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन चूंकि आपने बात कही है कि विपक्ष इसमें भ्रम फैला रहा है। जी हां, आपके साथ यानी कि सरकार के साथ किसान आंदोलन में जो टकराव है इसके पीछे विपक्ष है, तो आप लोग भ्रम क्यों नहीं दूर कर पा रहे? 6 दौर की आपकी बातचीत हो गई, लेकिन भ्रम नहीं दूर कर पा रहे आप लोग। किसान भाइयों को लिख के दे दिया कि आपको इन चीजों का डर था, हम इसके बारे में एमएसपी नहीं जाएगी, लिख के दे दिया। अब आप उसके बारे में दोबारा भेजिए। ये नहीं है कि हाईवे और माईवे, ये कैसे चलेगा? बात यह है कि हम 2 कदम आगे आए हैं, आप 1 कदम आगे आइए, बताइए इसमें और कौन सी कमी रह गई। अगर कानून में कोई कमी नहीं है तो फिर उसको क्यों जाना है? आज ही बल्कि एक फैसला हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसमें 3,000 रुपया 1 क्विंटल की जो पैडी है वो बिकी है, उसको जुर्माना किया है कंपनी को। तो बात यह है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई और किसानों को फायदा होगा जी। नुकसान के साथ हम लोग किसानों को फायदा होगा। इकबाल साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, किसानों को फायदा होगा, लेकिन आंदोलन का 17वां दिन है। मौसम ने करवट बदली, कल देर रात तेज बारिश हुई, सर्द हवाएं बह रही हैं। ऐसे में किसान डटा हुआ है, वो टस से मस नहीं हो रहा। तो अगर सब कुछ ठीक होता और किसानों को फायदा दिखता तो आखिर इस सर्द रातों में ठिठुरन में आखिर किसान सड़क पे क्यों होता? मैं आपके पास फिर आऊंगा, चरणजीत सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, सुनीत जी आपके पास भी आऊंगा, चौधरी साहब आपके पास आऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जी हां ऐश्वर्य जैन सिंधु बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, जो कि कुछ किसान नेताओं के साथ हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं। आइए हमारे साथ किसान नेता इस समय हमारे साथ हैं। जी गुरनाम जी आपका देश का सवाल में स्वागत है। इस वक्त की खबर यह है कि आज 12 का आंदोलन तो आपका खत्म हुआ, 14 को क्या होगा? आप लोगों ने प्रण लिया है कि उस दिन भूख हड़ताल होगी। गुरनाम जी, गुरनाम जी मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों ने प्रण लिया है, आज 12 का आंदोलन खत्म हुआ, भारत बंद के बाद आज का एक आंदोलन, उसके बाद 14 को आप लोग भूख हड़ताल करेंगे, इस बात का ऐलान आप लोगों ने कर दिया है। आखिर बात कैसे बनेगी? ऐश्वर्य जी सीधा पूछ लेते हैं गुरनाम जी से। गुरनाम जी हमारे साथ हैं और जी सवाल पूछें ऐश्वर्य। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए 12 तारीख का जो आपका पूरा किसान आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, आपने बोला कि पूरे देश भर के अंदर आप टोल्स को खोलेंगे और वो आज हमने देखने को मिला पंजाब और हरियाणा में 14 तारीख की आपने रणनीति तय करी है, 15 तारीख की भी अब आपने रणनीति तय करी है। किस तरीके से बात बनेगी अगर आप संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए तो? देखिए जो आंदोलन चल रहा है इसमें सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं मानी है। 27 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब हमारा आंदोलन कदम दर कदम जो है वो आगे बढ़ेगा। जैसे आज का टोल फ्री का प्रोग्राम है और उसके पहले हमने जो जियो की सिम है वो पोर्ट कराने का प्रोग्राम दिया था, बहुत अच्छा असर उसका जा रहा है। 14 तारीख को हमारा जो है प्रोग्राम है सभी जिला हेडक्वार्टरों में बैठने का, और इसके अलावा हमने एक और फैसला ले लिया है कि 19 तारीख को शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, और हमने उन पे अपनी तरफ से अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया। सरकार लगातार बातचीत कर रही है,
राउंड्स की टॉक्स हो चुकी हैं आप लोगों से, बातचीत से ही मसला हल होगा। इंडिया न्यूज भी लगातार सरकार और आप लोगों में बातचीत कराने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आज भी कृषि मंत्री से हमने बातचीत कराई। हल कैसे निकलेगा इस पूरी समस्या का, जो भी गतिरोध लगातार किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बने हुए? देखिए, सरकार जो है वो फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अडिग है कि हमने तो कारपोरेट को, देश को बेचना ही बेचना है। और हमने जो आज वो बात चला रहे हैं, ये बात तो आंदोलन के पहले पड़ाव में चलाने की थी। आंदोलन के पहले पड़ाव में तो उन्होंने बात तक नहीं की, और जब आखिरी पड़ाव में आंदोलन पहुंच गया। ऐश्वर्य, किसान नेता और तमाम किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार कानून वापस ले। जी हां ऐश्वर्य, आपका और गुरनाम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर लौटेंगे। आइए हम वापस लौटते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ चरणजीत सिंह सप्रा जी हैं। चरण जी, आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए भी है, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संवाद हमेशा चलते रहना चाहिए। सरकार भी संवाद कर रही है, लेकिन आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आप लोग इसमें हवा दे रहे हैं। जी हां, आंदोलन की गर्मी के पीछे आपकी हवा है, और इसके साथ साथ सरकार तो आपकी भी रही। 2013, 2019 में आप लोगों ने भी कहा था, आपके 19 के तो घोषणा पत्र में है कि कृषि कानूनों में बदलाव लाने चाहिए। देखिए मनीष जी, सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूंगा कि कितनी हैरत की बात है कि किसान आज ये सोच रहा है कि उसे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। यानी भूख हड़ताल करने की नौबत एक अन्नदाता को आ गई है। जो सारे देश को अन्न देते हैं वो खुद ही भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 17 तारीख से ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के बैठे हैं, और सरकार क्या कर रही है, मात्र इनको या तो इनसे टकरा रही है या फिर इनको टरका रही है। सरकार को इनसे टकराना और टरकाना छोड़ना पड़ेगा, इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। चरण भाई, आप कह रहे हैं सरकार को टकराना और टरकाना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि आपको पहले भड़काना छोड़ना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए सरकार क्या करना चाहती है, कृषि का जो उद्योग है ये 25 लाख करोड़ का उद्योग है। 25 लाख करोड़ का उद्योग ये चंद कॉर्पोरेट या चंद उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। आप कहते हैं या बीजेपी कहती है कि कांग्रेस इसको भड़का रही है या विपक्ष भड़का रही है। हमारा इसमें क्या रोल है? अगर किसान को वो 3 बिल जो है वो कह रहे हैं कि इसको वापस ले लीजिए, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी इनको खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, पीयूष गोयल माओइस्ट बोलते हैं, और राव साहब दानवे तो कहते हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के दलाल है। क्या आपको भारत का किसान या बीजेपी को भारत का किसान चीन का, पाकिस्तान का दलाल लगता है या आतंकवादी लगता है? इन्हीं के पास आप वोट लेने के लिए जाते हो, और आज इनका जो आंदोलन है उसके आंदोलन का आप चीरहरण करते हो, चरित्र हनन करते हो। मैं कहता हूं कि इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा निंदा की जाए ये सरकार की, जी चरण जी आपके किसानों की संवेदना को समझ नहीं रहे हो। जी चरण जी, आता हूं आपके पास। जी हाँ, इस समय किसानों के चरणों पर कौन जाएगा? जी हाँ, आखिर किसान कैसे मानेंगे? हमारे साथ हमारे एक और पैनलिस्ट, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, किसानों ने ऐलान किया है कि 14 तारीख को भूख हड़ताल करेंगे। डॉक्टर भदौरिया, आप लोग भी इस बात, क्योंकि आप लोग हितैषी हैं, आप लगातार देश के सवाल के कार्यक्रम में जब भी आए आपने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं, फिर चाहे अगर कोई कहे ये सियासत है तो है, आपने लगातार कहा है। तो 14 तारीख को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी भूख हड़ताल करेंगे। देखिए, मैं आपको साफ बात बता देता हूं कि किसान हमारे देश की आत्मा है, देश की रीढ़ की हड्डी है, स्वाभिमान और सम्मान है इस देश का। इस देश का अन्नदाता है, जो चाहे किसी दल का व्यक्ति हो, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, उसके लिए अनाज, फल, सब्जी पैदा करता है। अगर वो ठंड में ठिठुर रहा है, रोड पे बैठा है अपनी मांग लेके, तो सरकार को समझना चाहिए कि देश का सम्मान और स्वाभिमान वाले लोग आज रोड पे हैं और सरकार रजाई गद्दे में अपने बंगले में आराम से सो रही है। ये पहला देश ऐसा होगा जहां पे किसान रोड पे 17 दिनों से, और सरकार सिर्फ समझौते की बात करना चाहती है। किसान को जब वो कानून चाहिए नहीं, तो आप सरकार कानून को उनके ऊपर क्यों थोपना चाहती है?
अरे सरकार को उनके स्वाभिमान और सम्मान का सम्मान करना चाहिए और उनके स्वाभिमान का इज्जत करते हुए उनके कानून को वापस कर देना चाहिए, जिससे वो अपने आराम से घर जाएं, गांव घरों में सम्मान और स्वाभिमान के साथ वो भी रजाई में सो पाए। हालांकि उनको ऐसी नसीब होता नहीं है। और इतनी ठंड में भी अगर आप खेतों में चले जाओ तो किसान बिना कपड़े में अपने पूरे परिवार के साथ खेती कर रहा है। और आज तक आजादी के पहले और आजादी के बाद किसानों की हालत में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। 100 रुपए अगर आजादी के पहले कमाता था तो अब 119 रुपए कमाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद डॉक्टर भदौरिया, कमजोर किसानों पे डॉक्टर भदौरिया, चुनाव 2022 में है यूपी में। आपकी वाक्पटुता और आपकी भाषा शैली इस समय ऐसी लग रही है जैसे आप किसी किसान नेताओं के साथ साथ किसानों के समूह को एड्रेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपसे एक बात पूछी डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक बात पूछी, क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी किसानों के हित में 14 तारीख को अनशन करेंगे, अनशन के साथ भूख हड़ताल करेंगे? हम किसानों के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी और हर व्यक्ति किसानी परिवार से है और ये किसान की पार्टी है। गरीब और किसान की पार्टी हमेशा से है और किसान के स्वाभिमान और सम्मान में अगर ठेस पहुंचेगी तो समाजवादी उनके सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़े होंगे। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी राजनीति कहती है तो कहे, बेशक कहे। इसी तरह से जब हम रोड पे खड़े थे महिलाओं के सम्मान से लाठी रहे थे, तब कह रही थी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रहे। जैसे हमारे एक पुराने साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है हर किसी को पाकिस्तानी बता देना, चाइनीज बता देना, खालिस्तानी बता देना। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदुस्तानी को बदनाम करने में लगे रहते हैं। हिम्मत है तो बाहर वालों को बदनाम करो ना, अपने हिंदुस्तानी को बदनाम करोगे, अपने अनुराग भाई आ रहा हूँ, किसी को बोलोगे कि ये हरियाणा का किसान है। अरे किसान होता है, इस हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के लोगों का सम्मान करना सरकार सीखे। अगर सरकार को हिंदुस्तान के लोगों का सम्मान करना नहीं आता, किसान का सम्मान करना नहीं आता, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। जो लोग किसान का सम्मान नहीं करना चाहते क्या कर सकते, जो उनका पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं वो और क्या सम्मान करेंगे हिंदुस्तान का? नहीं कर सकते हिंदुस्तान का सम्मान। कमाल की बात है जी। डॉक्टर भदौरिया, इकबाल जी अभी पैनल में मेरे साथ दो और मेहमान हैं। डॉक्टर भदौरिया, हमें ये सोचना है कि आंदोलन कैसे खत्म हो। 17 दिन हो गए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ, मेरे साथ सुनीत चोपड़ा साहब। आंदोलन खत्म हो जाएगा, आप उनका काला कानून वापस ले लीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार कानून वापस ले ले। मैं आता हूं डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। सुनीत जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है नए कानून से किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सुनीत जी, क्योंकि आरोप सीधा लेफ्ट पर जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन को एक नया रंग रूप देने की कोशिश में लगे हैं। मैं तो आपको इतना ही बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। जब वो सत्ता में आए तो हिंदुस्तान के 1% अमीर हिंदुस्तान की 47% संपत्ति के मालिक थे। आज वही 1% 82% संपत्ति के मालिक हैं। पता नहीं किसके अच्छे दिन आए हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को देश की एकता के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे गुरुओं ने सिखाया है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। किसान कभी भी अपने पैरों के नीचे की जमीन को नहीं छोड़ेगा और हर वक्त ये किसान शांति से लड़ेगा। लेकिन जब एक बार लड़ेगा तो तब तक नहीं वापस आएगा जब तक कि उसका मामला पूरी तरह हल नहीं होता। काले कानून वापस लो, तभी शांति आएगी। सुनीत जी, इसमें तो सीधा आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि इस आंदोलन का फायदा उठाने के लिए आप लोग शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसी बातें भी ले आते हैं। आरोपों से कौन डरता है? आरोप से सिर्फ चोर डरते हैं। इनके आरोपों से लोग सूरे बन जाते हैं। जी, यही उग्रता को देखकर सरकार कह रही है कि कोई हाईजैक करना चाहता है। सुनीत जी, सरकार का कहना है और जो जानकारी आईबी रिपोर्ट में आई है वो ये है
कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने के पीछे लेफ्ट की सोच है? लेफ्ट की सोच की जरूरत नहीं है। ये किसान सभा 1936 में बनी थी। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। तो आप भूल जाइए, हमें किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलानी है। जब हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को कोई तोड़ना चाहेगा, हम उसे टूटने नहीं देंगे। जी सुनीत जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ इस समय चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं आपके सामने, कुछ छुपा नहीं है। चौधरी साहब 12 तारीख का आंदोलन खत्म हुआ, 14 को भूख हड़ताल अनशन, और जो मेरी जानकारी आ रही है, हमने जब अलग अलग अपने ब्यूरोज में बात की तो किसानों की तादाद लगातार बढ़ने लगी है। किसानों की तादाद निश्चित रूप से बढ़ेगी। सरकार को समझ में आ जाना चाहिए था अब तक। इन्होंने पहले तो आंदोलनकारियों को दिल्ली ना आने देने के लिए तरह तरह के जो है हरियाणा बॉर्डर से लेकर के बीच में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन लगाए, उनको पार करते हुए किसान जो है दिल्ली आकर के पहुंच गए। उसके बावजूद भी बार बार वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ता में जो बात रख रहे हैं किसान, उसको ना मान के ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मूल प्रश्न मैं आपके दर्शकों के लिए पुनः बता देता हूं, और लालपुरा जी से आशा है कि वो इसका जो है जवाब देंगे। नंबर 1, जो कृषि लागत मूल्य आयोग है वो एक C2 लागत घोषित करता है, जिसकी फसलों की संपूर्ण लागत होती है C2। उसका 1.5 गुना देने का आपने वायदा किया था। एक तो ये फार्मूला अपनाया जाए जो फसलों की कीमत घोषित हो, MSP घोषित हो। दूसरा, MSP प्राइवेट सेक्टर में भी बाध्यकारी बनाई जाए। 2 व्यवस्थाएं हैं। जो पहली व्यवस्था थी, यानी कि जो मंडी के अंदर की व्यवस्था थी, वहां MSP का प्रावधान है, कुछ फसलों पे ही मिलता है लेकिन कागजों में है। हमारा कहना बार बार ये था कि जो दूसरी व्यवस्था आपने इन कानूनों के माध्यम से बनाई है कि मंडी के बाहर भी बेचने का अधिकार किसानों को होगा, उसमें भी आप MSP बाध्यकारी कर दीजिए। इसको जब भी आप पूछेंगे तो कहेंगे पहली में चालू रहेगी, पहली में चालू रहेगी, पहली में चालू रहेगी। अरे मैं दूसरी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर लालपुरा साहब इसके बारे में बताएं कि दूसरी व्यवस्था यानी मंडी से बाहर MSP मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी देखना, अब ये गोलमोल बातें करेंगे, कहेंगे पहली में चालू रहेगी। अरे मैं दूसरी का पूछ रहा हूं। कोई KG का बच्चा भी समझ रहा है, और आप समझदार हैं, अच्छी तरह समझ गए कि मैं क्या पूछ रहा हूं। प्राइवेट में MSP चालू रहेगी या नहीं? चौधरी साहब, मुझे इस वक्त हेडलाइंस लेनी है। हमारी बहस लगातार जारी है। सरकार कहती है कि किसानों को तकलीफ ना हो, ऐसी सरकार की भावना है। संवाद भी चलता रहे। इकबाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लालपुरा जी, इस समय जो बातें सामने आ रही है उसके तहत यह है कि किसान कानून वापस लिए जाने से कम किसी चीज पर राजी नहीं, संशोधन उन्हें मंजूर नहीं। जैसा कि मैंने सुर्खियों पर जाने से पहले कहा था, सरकार चाहती है संवाद चलता रहे, सरकार चाहती है संवाद चलता रहे, लेकिन आरोप भी है कि आखिर किसी तरह इस आंदोलन के पीछे हाईजैक करने के लिए कुछ सियासी दिमाग भी काम कर रहे हैं। इकबाल जी। अवस्थी जी, सबसे पहले तो गुरबाणी और गुरुओं की बात हुई है। मैं एक सिख लेखक हूं, इसलिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह से शुरू करके करता हूं कि जो ये शब्द गुरबाणी का यूज किया गया है, सूरा सोच पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, ये किसी और परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। और जो असली संवाद घर में बैठने का है वो ये है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए। हम घर में बैठे हैं, भारतीय हैं, तो हमें मिल बैठ के इसका हल करना चाहिए। एक बात, जितनी बार बोला, अब तक 6 बातों के दौर बातचीत के हो चुके हैं। पहली बात में यह था कि मंत्री साहबान नहीं आए इसलिए नहीं करेंगे। दूसरी में मंत्री साहबान आए, ये हमें लिख के दो। जो बात मानी जा रही है अब तो लिख के दिया गया है 20 पेज। उसमें हर चीज जो शंके शुरू में थे उनका निवारण किया गया है कि कोई डर नहीं, जहां डर है वहां इसको हम लिख के दे देते हैं। अब कागज, अभी ये चीज
अभी भी किसानों के पास है, ये लिख के दे। अब नई मांग आ गई कि 20 आदमियों को छोड़ा भी जाए। ये क्या हो रहा है? ये जिस मुद्दे पे बात होती है उस मुद्दे पे बात खत्म होनी चाहिए। अगली बात कि ये आप जवाब दीजिए, जो किसान की बाकी खेती की भी जो कीमत है किस ढंग से फिक्स करनी है, उसके बारे में भी विचार होगा। लेकिन हर बात पे नई बात से नई बात। अब कभी सिख धर्म के मैं बैठा हूं, सिख धर्म में गुरु अर्जन देव साहब की शहीदी हुई तो हम उस दिन मीठा पानी पिलाते हैं लोगों को बर्फ वाला गर्मी के दिन में। हम भूख हड़ताल नहीं रखते, ये हमारे धर्म का जो है कभी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो आदमी भूखा रहता है वो छोटे अन्न करे पखंड, ना हो सुहागन ना हो रंड। हम तो खाने को जो अनशन है उसको सिख धर्म मानता ही नहीं देता। इकबाल जी, ऐसी बातें हो रही हैं जो सिख धर्म को जानते नहीं। इकबाल जी, मैंने अपने देश के सवाल की शुरुआत और मैंने जो सवाल चरणजीत सिंह सप्रा जी से कहा था, मैंने गुरु नानक देव जी की बातचीत से ही कहा था। उन्होंने कहा है कि संवाद हमेशा चलते रहना चाहिए, लेकिन आप लोग संवाद तो कर रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा। चरणजीत सिंह सप्रा जी, चरणजीत जी, बातचीत तो जारी है, सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, बातचीत चलती रहे। अब बात आ रही है 7वें दौर की बातचीत भी होगी। चरणजीत सिंह सप्रा, राहुल गांधी कहते हैं सरकार संवेदनहीन है। अगर संवेदनहीन होती चरण भाई तो आखिर 7 बार बातचीत क्यों करती, संशोधन पर राजी क्यों होती, लिखित में एमएसपी क्यों मान लेती सरकार? देखिए मनीष जी, सवाल यह है कि सरकार जो है किसानों के दर्द को बखूबी समझती है और ये बातों को मान इसलिए नहीं रही है क्योंकि इनके अंदर बहुत अहंकार है। अपने अहंकार को जरा परे रख करके एक अन्नदाता की बात को मान लेना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1985 में भी इसी तरह का आंदोलन बना था और दिल्ली के अंदर किसान जो आकर के दिल्ली में बैठे थे, राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने 35 सूत्रीय जो निवेदन था किसानों का उसको मान लिया था। तो क्या राजीव जी छोटे हो गए थे क्या? या आज नरेंद्र मोदी मान लेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी की इमेज छोटी हो जाएगी? नरेंद्र मोदी जी को अपनी इमेज की परवाह है, अपनी पीआर और अपनी टीआरपी की परवाह है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि न झुका है न झुकेगा किसान, सत्ता चाहे कितना ही कर ले इनको परेशान। और ये भ्रमित न करे लोगों को, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके या विपक्ष पर आरोप लगा करके। सत्ता आपके पास है, लोगों ने 303 सीट आपको चुन के दी है, आपको निर्णय लेना है। आपको कांग्रेस की पुरानी बातें करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि चरण भाई, आप लाए हैं चरण भाई, और किसान आपसे मांग रहे हैं कि तीनों बिल खारिज करिए। चरण भाई, आपने कहा कि सरकार गुमराह कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। सरकार पर आरोप है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल आपसे, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी के तहत यह कहा जा रहा है कि सरकार ने अपना बिल ला लिया, नए कृषि कानूनों का बिल ला लिया। यह टू मच ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और अब इस डेमोक्रेसी की आड़ में किसान सरकार की बातें मानने को तैयार नहीं और 17वें दिन के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप भी वही बात इस्तेमाल कर रहे हैं जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। भाई वो तो किसान तो मानने को तैयार है। आप उनका बिल, उन्होंने तो कह दिया कि भाई टू मच डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र अगर बहुत अच्छा है तो लोकतंत्र की खूबसूरती को अपनाते हुए किसान आपका बिल नहीं चाह रहा है, आप बिल वापस ले लीजिए, क्योंकि तभी तो लोकतंत्र का सम्मान और स्वाभिमान बचेगा। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र में मतलब जिसको जो चीज चाहिए वो अपनी फ्रीडम है, अपनी बात का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसमें थोप देंगे कोई चीज कि जबरदस्ती हम बिल पास करेंगे और आपके माथे थोप दिया जाओ। मैं पूछता हूँ, किसान को बिल चाहिए नहीं तो आपने किन लोगों के लिए बिल बनाया है, किन के फायदे के लिए बिल बनाया है? इसी बात का तो चिंता है ना। शक किस बात का है कि आप बार बार उसका बिल वापस नहीं करना चाहते? क्यों नहीं वापस करना चाहते भाई? किसान भाई कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं आपको लेना पड़ेगा, वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, बस सरकार का ही लेना पड़ेगा। तो इसके मतलब सरकार की मंशा क्या है? सरकार किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है? ये बात किसान डॉक्टर भदौरिया प्रधानमंत्री ने कहा है, डॉक्टर भदौरिया आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, इस नए कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी। डॉक्टर भदौरिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन नए कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी, एक निचले दर्जे का किसान की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने आज साफ किया है। अगर किसानों की आय बढ़ानी होती
तो प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा फॉर्मूला निकालते हैं कि आप किसान जो 19 रुपए में अगर अपना अनाज बेचता है, मान लो गेहूं 19 रुपए किलो बेचता है और बाजार में बाद में बिकते बिकते 100 रुपए किलो बिकता जाके, तो सरकार ऐसा इंतजाम करती ना कि किसान 50 रुपए में बेचे, 50 रुपए में कंज्यूमर आगे फायदा मिले, किसान 19 रुपए में बाद बाकी 100 रुपए बीज का जो पैदा नहीं कर रहा है वो उसमें कमीशन पे कमीशन माने वो ज्यादा कमा रहा है, और जो प्रोड्यूसर है बेचारा गरीब है, माने किसान गरीब रह जाएगा और जो कंज्यूमर लास्ट में खरीद रहा है वो महंगे पे खरीदेगा। ये कैसे बात होगी भाई? इकबाल जी डॉक्टर भदौरिया के इकबाल जी डॉक्टर भदौरिया के मन में जो सवाल है इनके जवाब दें आप, इनके मन के सवालों के जवाब दें आप, ताकि मैं दूसरे मेहमान चौधरी साहब के पास जाना है और सुनीत जी के पास जाना है। जो उसको नहीं मिला है सम्मान एक्ट पड़ा है ये घर से उठ के आगे बहस करने के लिए, इनको ये सोचना चाहिए कि हम तो कहते हैं बिचौलिए जाने चाहिए, हम तो कहते हैं बिचौलिए जाने चाहिए, ये बेनिफिट किसान को मिले या जो आदमी लास्ट कंज्यूमर है उनको मिले। हम तो ये बात करते हैं, तब हम कहते हैं तो आप कहते हैं उनको बिचौलिए बोलते हो। आप हमने लिख के दे दिया कि ये 20 पेज का लेटर आपको पकड़ा दिया, अब उसके आगे उसको एक्सेप्ट करो, उसके आगे चलो। जवाब दे दीजिए। आप जानबूझ के लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, आप तो खुद कंफ्यूज हो, आपको मालूम ही नहीं आप क्या बहस कर रहे हो। जब हम कहते हैं कि किसान और डॉक्टर भदौरिया निजी आक्षेप नहीं, डॉक्टर भदौरिया निजी आक्षेप से हमें बचना है। डॉक्टर भदौरिया, अनुराग भाई निजी आक्षेप से हमें बचना है, निजी आक्षेप से अनुराग भाई हमें बचना है। अनुराग भाई निजी आक्षेप नहीं। चौधरी साहब, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, चौधरी साहब सरकार कहती है इन नए कानूनों से आय बढ़ेगी, तो फिर किसानों को दिक्कत क्यों है? नहीं, देखिए कृषि क्षेत्र में सुधार हो इसकी मांग होती रही है और किसान कोई इससे सुधारों से डर नहीं रहा है, ना पीछे हट रहा है। वो तो केवल ये कह रहा है कि आपने जो 2 व्यवस्थाएं बनाई है, जैसे पहले व्यवस्था में एमएसपी लागू होती थी वैसी एमएसपी दूसरी व्यवस्था में लागू कर दो। इसमें लालपुरा साहब भाजपा को क्या आपत्ति है यदि प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी के तहत जो है फसलों को खरीद लेगा? एमएसपी तो मिनिमम है, उससे नीचे तो मिलना नहीं चाहिए, ये सरकार भी चाहती है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये लूट जो चल रही थी अभी तक वही चलती रहेगी? इसका कोई जवाब ना आपने अब दिया और ना आप आगे देंगे। एमएसपी प्राइवेट सेक्टर में क्या तकलीफ है अगर लागू हो जाएगी तो ये बताइए आप। हमने कब ना कही है? हम कहते हैं जो मांग आपने पहले रखी हमने वो मान ली, उसके अलावा आगे बात करने के लिए तैयार है। कोई भी बात है हम बातचीत के द्वारा ही हल हो गई। अगर आप कहो, आप ये कहते थे लिख के दो, हमने लिख के दे दिया, आप एक्सेप्ट करो, उसके बाद बोलो कि अभी क्या बाकी रह गया, कुछ कमेटी बनाओ। हम सरकार बात करने के लिए तैयार है, इसमें तो जी सरकार बात करने के लिए तैयार है और देश के सवाल का वक्त खत्म होने पर आ रहा है। ऐसे में सुनीत चोपड़ा साहब के पास मुझे जाना है। सुनीत जी, आखिरी सवाल, लगातार ये आंदोलन जारी है, समाधान कैसे निकलता दिख रहा है? आपकी सियासत 6 दशक से ज्यादा की है, चोपड़ा साहब समाधान कैसे निकले? समाधान आप जानते हैं कि जो भी किसी ने हिंदुस्तान के किसान से टक्कर ली है और अहंकार दिखाया है वो नष्ट हुआ है। आप ये समझ लो, महाभारत में भी दुर्योधन ने जब साड़ी खींचनी शुरू की तो कौन आए थे? कृष्ण जी आए थे जी। और वो कौन है? वो गाय पाल के मथुरा के गांव में से आए थे। सुनीत जी, एक ऐसी कहावत भी है, इतिहास हमारा बताता है, किसान से टक्कर मत लो, उसके सामने झूठ नहीं। सरकार भी टॉक्स चाहती है, इसलिए सरकार ने कहा है कि 7वें दौर की वार्ता भी होगी। सरकार की तरफ से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि सरकार फिर एक बार यानी कि 7वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। जी हाँ, देश का सवाल में सुनीत जी देश का सवाल में मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, चरणजीत सिंह सप्रा साहब और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आप जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा कि सुनीत चोपड़ा जी कह रहे थे, जी हाँ, एक कहावत है
किसानों को, यानी कि किसानों को जिसने ठगा वो सत्ता से भगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मौसम में ठंडक है, आंदोलन में गर्मी बढ़ती जा रही है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।